हेलो बच्चों। बेटा देखिए, आज हम करने जा रहे हैं बच्चों महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित यात्रा वृतांत तिब्बत के पथ पर की सप्रसंग व्याख्या। ये जो निबंध है इसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का जिक्र किया है और तिब्बत की यात्रा को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पाठ के अंतर्गत तिब्बत यात्रा में उन्होंने जो नेपाल से गुजरते हुए वहाँ के लोक जीवन और लोक व्यवहार का सजीव चित्रण किया है। यानी जब लेखक तिब्बत की यात्रा पर जा रहे थे तो नेपाल के आसपास के लोगों का जीवन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उसके बारे में भी लिखा है। इस यात्रा में उनके साथ तमंग एक जाति का नाम है। तमंग जाति के तरुण युवक और बौद्ध भिक्षु लामा होते हैं बौद्ध भिक्षु लामा आदि सहयात्री थे जिनके साथ लेखक ने अपनी यात्रा को किया था। मार्ग में अनेक नमक व्यापारी भी मिले। उन्हें इस यात्रा में अनेक प्रकार के वनस्पति, पशु पक्षी और विभिन्न भाषाभाषी वेशधारी लोग भी मिले। और बच्चों, एक अच्छे यात्रा वृत्त की यह पहचान होती है कि लेखक स्वयं भी उपस्थित होता है, आत्मकथात्मक शैली में अपनी बात को कहता है और साथ ही जिस स्थान की वह यात्रा करता है उस स्थान के लोक जीवन, लोक व्यवहार का भी चित्र प्रस्तुत करता है और साथ ही वहाँ पर रहने वाले लोगों की भाषा, वेशभूषा, वहाँ के लोगों की समस्या, उन सब का भी चित्रण करता है। और साथ ही प्रकृति के संदर्भ में भी वह अपने विचार प्रस्तुत करता है कि वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, वहाँ के लोग किस तरह के हैं। ये सारी चर्चा एक अच्छे यात्रा वृत्तांत में दी जाती हैं और यही सारी बातें एक सफल यात्रा वृत्तांत को बनाती हैं। यानी एक यात्रा वृत्तांत तभी सफल माना जाता है जब उसमें ये सारे तत्व विद्यमान होते हैं। वे अपने साथियों सहित पर्वत घाटियों को पार करके अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए तिब्बत में प्रवेश करके प्रसन्न हुए। और लेखक ने, हमने पीछे भी किया था, कल की थी हमने कि लेखक ने डायरी शैली में अपने इन यात्रा वृत्तांतों को लिखा है। डायरी शैली में मतलब प्रतिदिन के हिसाब से तिथि डाल करके, जैसे हम अपनी एक डायरी बनाएं और आज हमने क्या क्या काम किया, किन किन लोगों से हम मिले, किस तरह का आज का दिन बीता, आज आपकी क्या सोच थी, उन सब के बारे में जब हम लिख देते हैं उसको हम डायरी बोलते हैं। तो लेखक भी जब यात्रा करता है तो अपनी यात्रा के अनुभवों को अपनी डायरी में अंकित करता रहता है। आज 14 मई सवेरे थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा था। बड़े सवेरे ही शौच आदि से निवृत्त हो मैंने तमंग तरुण के साथ चलने को कहा। जो तमंग जाति का एक युवक था उसके साथ मैंने आगे बढ़ने की बात की। उसे पके खेत को काटना था, इसलिए अवश्य कठिनाई थी। उस तरुण ने, उस युवक ने अपनी समस्या मेरे सामने रखी कि मेरी फसल पक चुकी है, मुझे उसे काटना है तो आपके साथ चलने में मुझे कठिनाई होगी। अंत में मैंने उसे तात पानी तक ही चलने के लिए कहा। ये जो तात पानी है, ये तात हरियाणवी में ताता बोला जाता है, ताता गरम, और यहाँ जो तात पानी है ये एक झरने का नाम है कि वहाँ तक तुम चलो, आगे मैं अपने आप चला जाऊँगा। उसके मन में भी न जाने क्या ख्याल आया कि वह चलने को तैयार हो गया और वह तरुण उसके साथ चल पड़ा। तब तक 8 बज गए थे, बूंदें भी कुछ हल्की हो गई थी। मैंने सबसे विदाई ली। जहाँ मैं रहता था, जहाँ लोग मुझे जानते थे, उन सबको मैंने नमस्ते किया, चल पड़ा। गांव से थोड़ा मक्खन तो ना मिल सका, सत्तू होता जौ का आटा, सत्तू लेकर हम चल पड़े। मालूम हुआ
हमारे रास्ते के बगल में ही चरवाहों का डेरा है, यानी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ रास्ते में चरवाहे हैं जो पशु चराने का काम करते हैं, वहाँ मक्खन मिल जाएगा। हमारा रास्ता पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर से जा रहा था। यहाँ चारों ओर जंगल था। रास्ता कहीं कहीं तो काफ़ी चौड़ा था। इन रास्तों की मरम्मत आदि गांव के लोग ही किया करते थे और लेखक ने बता दिया कि जो रास्ता था वह भी गांव के लोगों के द्वारा ही बनाया गया था। इस तरह की कोई मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं वो उस गांव में नहीं थी। केवल एक रास्ता बनाया हुआ था जो कि कच्चा था और लोग उस पर चल रहे थे, और वह भी सरकार की ओर से नहीं अपितु गांव के लोगों के द्वारा ही उसको बनाया गया था। छः घंटे बाद हम चरवाहों के डेरे में पहुंच गए। अब यहाँ लेखक 6 घंटे बोल रहा है। सुबह लिख रहा था कि 8 बज गए थे निकलते निकलते, तो अब 6 घंटे बीत गए, यानी लगभग दोपहर के 2 बज गए। मोटी जंजीर में बंधे कुत्तों ने कान के पर्दे फाड़ना शुरू किया। कहाँ पहुँच गए? उस डेरे के पास पहुँच गए जहाँ पर लेखक को मक्खन मिलने की उम्मीद थी, चरवाहों के डेरे में। उनके पास कुत्ते थे जो मोटी जंजीरों में बंधे हुए थे, लेकिन ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। गृहिणी ने कुत्तों को दबाया, तब फिर हम डेरे के भीतर घुसने पाए। डेरा क्या था? चटाइयों से छाया हुआ झोपड़ा था जिसके भीतर खाने पीने का सामान, कपड़े, बिछौने, बर्तन सभी ठीक से रखे हुए थे। तो यहाँ चरवाहों का जो जीवन है, जो जनजीवन है, वो किस तरह का है उसका भी चित्रण लेखक के द्वारा यहाँ किया गया है कि जो चरवाहों का डेरा था वो चटाइयों से बना हुआ था। बहुत सी झोपड़ियाँ थी, खाने पीने का सामान, कपड़े, बर्तन सब करीने से रखे हुए थे। जामो बोलते हैं गाय और चमड़े मृग से उत्पन्न मादा, यानी जो हाइब्रिड गाय होती हैं उनको जामो बोला जाता है। हिरन और गाय के मेल से बनी हुई मादा गाय। जामो दूही जा रही थी, उसका दूध निकाला जा रहा था। गृहपति माने गृह स्वामी लकड़ी के छोटे बर्तनों में दूध धोकर लाता था। गृह पत्नी चारा तैयार कर रही थी और जो उसकी औरत थी वह पशुओं का चारा बना रही थी। इस देश में दोहने के वक्त गाय के सामने कोई खाने की चीज़ अवश्य रखनी होती है, और प्राय आपने देखा होगा कि जब गाय का, भैंस का जब दूध निकाला जाता है तो उनके आगे खाने का सामान डाल दिया जाता है ताकि उनका ध्यान खाने की ओर लग जाए और वे किसी तरह की हलचल ना करें। डेरे के एक कोने में लकड़ी का बड़ा बर्तन छाछ से भरा हुआ था, लस्सी भरी हुई थी। डेरे वालों ने दूध पीने को कहा, किंतु मैंने छाछ पसंद की। इसके बाद उन्होंने खाने का आग्रह किया। आगे रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं इसका कुछ ठीक ना था, इसलिए मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया निमंत्रण स्वीकार? कि न जाने आगे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ न जाने कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह सोचकर लेखक ने उनके भोजन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उसी समय उन्होंने चावल और तरकारी बनाई। तरकारी होता है सब्जी। हमारे खाना समाप्त करने तक उन्होंने मक्खन भी तैयार कर दिया। इस प्रकार 11 बजे के करीब हमें छुट्टी मिली। विशालकाय वृक्षों के बीच से रास्ता बड़ा सुहावना मालूम होता था। जंगली पक्षियों के मधुर शब्द कर्णगोचर हो रहे थे। जंगली जो पक्षी हैं वो बड़ी सुंदर मधुर आवाज़ निकाल रहे थे जो कानों को बड़ी सुंदर लग रही थी। मेरा साथी भोटिया होता है भोपाल की जो भाषा है वो भोटिया भाषा, और वहाँ पर रहने वालों को भोटिया। मेरा साथी भोटिया भाषा अच्छी जानता था
उसकी दूसरी बोली मैं नहीं जानता था। दोनों बीच बीच में भोटिया में बात करते, कभी स्ट्रॉबेरी चुनते, कभी जोंकों से पैर बचाते आगे बढ़ रहे थे। जोंक समझते होंगे आप, जो चिपक जाता है शरीर से, एक जंतु। ऊपर कहीं कहीं गाँव में भी मिलते थे। यह सभी गांव यल्मों के थे। यल्मो जाति का नाम है। यल्मो जाति के लोग वहाँ पर रहते थे। सारा गांव सफ़ेद ध्वजाओं का जंगल था, यानी हर गांव, पूरे गांव के हर घर में सफ़ेद पताकाएं थी जो फहरा रही थी। सब ने अपने अपने घर पर सफ़ेद झंडा लटकाया हुआ था, टांगा हुआ था। गांव के पास रास्ते में मानी का होना अनिवार्य था। ये मानी एक स्थान का नाम है। मानियों के दोनों ओर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था। जो उस गांव में जो खेत हैं उनके दोनों ओर बौद्ध यात्री सदा इन मानियों को दाहिने रख परिक्रमा करते थे। आपने देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो एक तरह का एक पहिया सा होता है जो उनके राइट साइड होता है, और वो उसको हाथ लगा करके और आगे की ओर बढ़ते हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो गांव के रास्ते मानी का होना अनिवार्य था। मानियों के दोनों ओर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था। जहाँ जो परिक्रमा मार्ग था उसको बड़ा सुंदर बनाया गया था, और बौद्ध यात्री सदा इन मानियों को दाहिने रखकर, यानी सीधे हाथ को मानी होते थे और परिक्रमा की जाती थी। आपने भी देखा होगा, आप जब मंदिर में या किसी तीर्थ स्थान पर जब आप परिक्रमा करते हैं तो दाहिनी ओर से सीधे हाथ को से परिक्रमा शुरू होती है, उल्टे हाथ से नहीं शुरू होती। यद्यपि इस प्रकार चारों ओर परिक्रमा नहीं होती तो भी उसकी लंबी परिक्रमा हो जाती है, या भविष्य की यात्राओं से परिक्रमा पूरी हो जाती है। यानी जब हम जाते हैं तो आधी परिक्रमा, और जब वापस आते हैं तो आधी परिक्रमा, और इस तरह से पूरी परिक्रमा आते जाते हो जाती है, ऐसा उन लोगों का विश्वास है। और आदमी महापुण्य का अधिकारी हो जाता है। एक गांव में तो मानी की दीवारों में पत्थरों पर खुदी हुई तस्वीरों पर रंग भी ताज़ा ही लगा हुआ था। यानी जो बौद्ध मठ थे उनकी दीवारों पर जो रंग रोगन का काम हुआ था वह भी ताज़ा था, और उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो अभी अभी बनाया गया हो। ऊपर कह चुका हूँ, यल्मो लोगों में लामा धर्म बहुत जागृत है। जो यल्मो जाति के लोग हैं ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, और वह खाने पीने से भी खुश है, यानी खाते पीते हैं, अच्छे परिवारों से संबंध रखते हैं। 1 बजे के करीब हम डांडे के किनारे पर आए। डांडा माने जो रास्ता था वहाँ पर हम आ गए। वहाँ से हमें दूसरी ओर जाना था। एनला, ये दर्रे का नाम है। एनला दर्रे पर बड़ी मानी थी, यानी बड़ा एक तीर्थ स्थान था। दूसरी ओर पहुँचते ही सीधी उतराई शुरू हुई, यानी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र था, तो जैसे ही वो उस दर्रे की ओर बढ़े जिसका नाम एनला दर्रा, वहाँ से आगे उतराई थी, यानी पहाड़ से नीचे की ओर उतरना था। थोड़ा नीचे उतरने पर जंगल आँखों से ओझल हो गया, और जिस जंगल के रास्ते से हम आ रहे थे वह जंगल अब समाप्त हो चुका था। चारों ओर खेत ही खेत थे। थोड़ी ही देर में पके जौ और गेहूं के खेत भी ऊपर छूट गए, और हम निरंतर पैदल चलते रहे, और चलते चलते हम और आगे पहुँचे तो जो जौ के और गेहूं के खेत थे वो भी पीछे ही रह गए। जितना ही हम नीचे जाते थे उतना ही तापमान का प्रभाव खेतों पर दिखाई पड़ता था। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ी सी ठंडक होती है पहाड़ों पर, और जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं तो और थोड़ी गर्मी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। मैं भी अब चलने में कमज़ोर ना था। मेरे साथी को भी खेत काटने के लिए जल्द लौटना था, इसलिए हम खूब तेज़ी से उतर रहे थे।
तमंगों के कितने ही गांवों को पार कर निचले हिस्से में गोरखों के गांव में गोरखा जाति के लोग जो वहाँ रहते थे, यहाँ मकई एक एक बलिष्ठ उगी थी। मकई के खेत थे और छोटी छोटी एक एक हाथ नहीं बल्कि बलिष्ठ, जिसको यहाँ हरियाणवी में आप बलात बोलते हो, एक बिलात। बलिष्ठ माने एक, बालिष्ठ माने एक पंजा पूरा, एक बालिष्ठ हिल लंबी थी। 3-4 बजे हम नीचे नदी के पुल पर पहुंच गए। और आपने देखा होगा कि जो गोरखा जाति के लोग होते हैं, या उधर आप नेपाल की तरफ चले जाएं तो वहाँ के लोगों की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होती, बहुत लंबे लोग नहीं होते, छोटा कद होता है उन लोगों का। तो वहाँ की मकई भी छोटे कद की ही थी। 3-4 बजे हम नीचे नदी के पुल पर पहुँच गए। यहाँ भी एक सरकारी सिपाही रहता था, क्योंकि जहाँ जहाँ सीमाएं लगती थी वहाँ वहाँ सिपाहियों की तैनाती की गई थी। किंतु उसे एक भोटिया लामा से क्या लेना था, क्योंकि लामा जो होते हैं वो बौद्ध संत होते हैं, और बौद्ध संतों से सिपाही को कोई सरोकार नहीं था। उसे पता था कि ये लामा इधर से उधर आते जाते रहते हैं, तो इसलिए उसने भी कुछ नहीं पूछा। पार होकर चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई में अब उतनी फुर्ती नहीं हो सकती थी, और लेखक ने यहाँ लिख दिया कि जितनी फुर्ती से हम नीचे की ओर उतरते हैं उतनी फुर्ती से हम ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हमारी ताकत ज़्यादा लगती है शरीर की, और जितनी तेज़ी से हम नीचे उतरते हैं उतनी ही तेज़ी से हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, यानी हमारी जो चलने की गति है वो धीमी पड़ जाती है। मेरे साथी को भी चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई में उतनी फुर्ती नहीं थी। 5 बजे के बाद थकावट सी महसूस होने लगी। हमने सवेरे ही सवेरे का निश्चय कर लिया, और फिर ये निश्चय हुआ कि अब और नहीं चलेंगे, बल्कि कल सुबह सुबह जल्दी ही हम इस गांव को छोड़ देंगे। पास के गांव में एक ब्राह्मण का घर मिला। ब्राह्मण परिवार था जो वहाँ पर रहता था, और लेखक भी वहाँ पहुँच गया। गृहपति ने लामा को आसन दे दिया। जो ब्राह्मण परिवार था उसने एक आसन दिया बैठने के लिए। साथी ने भात बनाया। जो उनके साथ चलने वाला व्यक्ति था उसने तब तक चावल बना लिए। रात बिताकर फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। कितने ही गांव और नालों को पार करते हुए दोपहर के करीब हम डांडे पर पहुंच गए। डांडा यानी किसी नगर से लगती हुई सीमा। डांडे को पार करते ही फिर वृक्षों से सुने पहाड़ मिले, और जहाँ डांडा यानी जैसे होता है ना, कई कोस पर एक स्थान बना दिया जाता है रुकने का, तो उसी को डांडा बोला गया है। डांडा का अर्थ होता है, क्या लिखा भी हुआ था, मार्ग, यानी एक और आगे रास्ता मिल गया। 12 बजे के बाद दूसरा डांडा भी पार कर लिया। दूसरा मार्ग भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले गए, और अब हम काठमांडू जिसको आप बोलते हैं, काठमांडू से कुत्ती जाने वाले रास्ते पर थे। यह रास्ता ऊपर से जाने वाला है। नीचे से एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन वह बहुत गर्म है, और काठमांडू का जो रास्ता था उस पर वो चल पड़े। इस डांडे को पार करने पर फिर हमें घना जंगल मिला। आजकल कुत्ती से नमक लाने का मौसम था। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नमक बनता है, और झुंड के झुंड जो हैं जा कर के वहाँ से नमक लाते हैं और आगे उन्हें बेच देते हैं। इसलिए झुंड के झुंड आदमी या तो मकई चावल लेकर कुत्ती की ओर जा रहे थे, या नमक पीठ पर लादे पीछे लौट रहे थे। यानी एक ओर से जा रहे थे तो मकई और चावल ले जाते थे, और दूसरी ओर से वही मज़दूर जब वापस आते थे तो उनकी पीठों पर नमक लदा होता था। 2 बजे के करीब से उतराई शुरू हुई। अब भी हम शर्वो की बस्ती में थे। शर्वो जाति के लोग, यल्मो लोग भी शर्बा भोटिया की एक शाखा है। जो शर्वो जाति के लोग हैं
वो यलमों की ही एक जाति है और भोटियों की एक शाखा है शरबा भी। यह शरबा भोटिये दार्जिलिंग तक बसते चले गए हैं। दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वहाँ तक शरबा यानी जो भोपाल के लोग हैं वो वहाँ जाकर बस गए। शरबा का अर्थ होता है पूर्व वाला, पूर्व दिशा वाला। एक शरबा से पूछने पर मालूम हुआ कि डुक्पा लामा अभी इधर से नहीं गुजरे हैं। डुक्पा लामा, डुक्पा नाम है लामा बौद्ध भिक्षु जो कहीं उनके साथ साथ चल रहे थे। अब पूछ बैठा लेखक कि वो यहाँ से गए हैं। विश्वास हो चला शायद पीछे ही हैं। 1 घंटे की उतराई के बाद मालूम हुआ कि डुक्पा लामा अगले गांव में ठहरे हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों हुई प्रसन्नता? क्योंकि लेखक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, बौद्ध धर्म में विश्वास करने लगा था और वह भी डुक्पा लामा की शरण में जाना चाहता था। 3 बजे हम जाकर उनके सामने खड़े हुए। मेरा उनका झगड़ा तो था नहीं, सिर्फ जातीय स्वभाव के कारण उन्होंने मेरी उपेक्षा की थी, क्योंकि अभी वो बौद्ध धर्म के संपर्क में थे, दीक्षित नहीं हुए थे, इसलिए डुक्पा लामा ने उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सभी लोग पंडिता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उस रात को वहीं रहना हुआ। गांव तमंगों का था। ये लामा धर्म के मानने वाले कहे जाते हैं, लेकिन डुक्पा लामा एक ऐसे बड़े लामा के लिए भी उनको कोई श्रद्धा ना थी। ये जो यहाँ रहने वाले जो तमंग जाति के लोग हैं, हालांकि लामा धर्म के मानने वाले कहे जाते थे, लेकिन डुक्पा लामा से उन्हें कोई श्रद्धा नहीं थी। दाम देने पर भी मुश्किल से चीज़ मिलती थी। उनकी वस्तु का मूल्य भी दे दिया गया, तब भी उन्होंने वस्तु देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग शायद डुक्पा लामा को पसंद नहीं करते थे। मेरे दिल में अपूर्ण शांति थी। कुल्लू के रिंचन साथ थे। डुक्पा लामा का शरीर बहुत भारी था और चलने में बहुत कमज़ोर, इसलिए बीच बीच में उनको ढोने के लिए 2 आदमी साथ ले लिए थे। ढोने के लिए, क्योंकि बहुत मोटे हैं डुक्पा लामा, इसलिए शब्द लगा दिया लेखक ने ढोने के लिए। क्यों? क्योंकि उनसे स्वयं नहीं चला जा रहा था, तो इसलिए 2 आदमी उनकी सहायता के लिए उनके साथ चल रहे थे। हमारी जमात में 4 लामा और 4 गृहस्थ थे। यानी जो हमारा एक समूह आगे की ओर बढ़ रहा था तिब्बत की यात्रा की ओर, 4 लामा थे और 4 गृहस्थ। इस प्रकार सब मिलाकर हम 8 आदमी थे। बचो यहीं तक, आगे अगली वीडियो में।